ठीक है। तो देखिए हम लोग कल तक पढ़ चुके थे हैलाइड्स, और मैंने कल आपको बताया था बेरिलियम क्लोराइड की संरचना। ठीक है। अब हमको पढ़ना है इसके आगे कार्बोनेट के बारे में, सल्फेट के बारे में। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनके कार्बोनेट। तो सब क्षार धातु के बारे में अगर हम पढ़े, क्षार धातुओं के कार्बोनेट। क्षार धातुएं M2CO3 प्रकार का कार्बोनेट बनाती हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ये सब। ठीक है ना। ये सारे कार्बोनेट जो हैं ये जल में कम घुलनशील होते हैं। याद रखिए, घुलनशील है लेकिन जल में कम घुलनशील है, घुलनशील है। ठीक है ना। इसके बाद अगर पानी में इनको घोल दिया जाए और क्रिया कराई जाए तो ये क्षार बनाते हैं। Na2CO3 पानी में घुल जाएगा और बनाएगा 2NaOH, और CO2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। ठीक। अब आते हैं क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेट से, यानी समूह दो। क्षारीय मृदा धातु MCO3 प्रकार के कार्बोनेट बनाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरीके से। ठीक है ना। ये सब जल में अविलेय होते हैं, ये बिल्कुल नहीं घुलते जल में, ये कम घुलते हैं, ये बिल्कुल नहीं घुलते हैं। इनका निर्माण किसी विशेष लवण पर, अगर हम सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाएंगे आप, तो मान लो हमको मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाना है, तो हमने क्या किया, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया और उस पर सोडियम कार्बोनेट की क्रिया करा दी। तो इससे क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और कैल्शियम क्लोराइड अलग हो जाएगा, सॉरी सोडियम क्लोराइड। ठीक। तो ये बनाने का तरीका हो गया। अब आते हैं समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ये जो समूह दो के बारे में बात कर रहे हैं ना, इनके कार्बोनेट का स्थायित्व तो बढ़ता जाता है, ये ज्यादा स्थायी होते जाते हैं। ठीक है। अब आएंगे अगली चीज, द्रव अमोनिया में विलेयता। नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपकी, एक दो यौगिक और दिए होंगे वो आप पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल है। द्रव अमोनिया में विलेयता, दोनों ही धातु, दोनों ही समूह के धातु द्रव अमोनिया में घुल के नीले रंग का विलयन बनाते हैं। ठीक है ना। खासतौर से क्षार धातुएं नीले रंग का विलयन बनाती हैं। और अगर आप क्षारीय मृदा धातु के बारे में बात करें, कम घुलती हैं लेकिन ये भी घुल के क्या बनाएंगी, नीले रंग का विलयन। अब ये क्यों बनता है, तो देखिए कोई भी धातु M ले लिया जाए और ये खूब सारे अमोनिया में घुले, तो अमोनिया में घुलते ही ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है, M+ और इलेक्ट्रॉन में। अब अमोनिया के कुछ अणु M+ को घेर लेते हैं और कुछ अणु E- को। तो ओवरऑल रिएक्शन हम लिखते हैं M+X3 Y अमोनिया, ये बनता है हमारा M+ अमोनिया के X अणु, E- अमोनिया के Y अणु। तो ये अमोनिया में घुल जाता है और अमोनिया के अणु इनके इलेक्ट्रॉन और आयनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे दो घटनाएं होती हैं। पहला, जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो धन और ऋण आयन विपरीत इलेक्ट्रॉनों की ओर गति करेंगे, अर्थात विलयन विद्युत का सुचालक हो जाता है। नंबर दो, अगर आप इसको नॉर्मली प्रकाश में, सफेद प्रकाश में रखें तो आपको नीला रंग दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये प्रकाश को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाता है, और इसके उत्तेजन के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये नीले रंग का दिखाई देता है। डिटेल्स हम कलर के बारे में BSc फाइनल में देखेंगे। अच्छा, अब आते हैं
हाइड्रोक्साइड ये तो पढ़ चुके हो आप। विकर्णी संबंध ये काम का है। विकर्णी संबंध देखो, प्रथम समूह का पहला तत्व है लिथियम, फिर इसके बाद है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। हम यहीं तक चलते हैं अभी। ये समूह 2 हुआ, ये समूह 13, ये 14, ये 15, समूह 1 2। दूसरे लाइन को लिखें तो यहां पे आएगा सोडियम, यहां आएगा मैग्नीशियम, यहां एल्यूमिनियम, यहां सिलिकॉन, यहां फास्फोरस। किसी भी समूह का पहला तत्व अपने ठीक अगले समूह के दूसरे तत्व के साथ गुणों में कुछ समानताएं प्रदर्शित करता है। जैसे लिथियम अगले समूह के दूसरे तत्व मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम अगले समूह के दूसरे तत्व यानी एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन अगले समूह के तीसरे तत्व यानी सिलिकॉन के साथ गुणों में कुछ समानताएं प्रदर्शित करता है। इन्हें हम विकर्णी संबंध कहते हैं, क्योंकि तिरछा संबंध है ना। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके 2-3 सिंपल कारण समझ लीजिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता या नाभिकीय आवेश की। हमने पढ़ा है कि बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पे घटता है। तो मान लीजिए कि लिथियम का नाभिकीय आकर्षण 5 इकाई है। दाएं चलेंगे एक स्टेप तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, बेरिलियम का 6 हो जाएगा। लेकिन जब हम बेरिलियम से एक स्टेप नीचे आएंगे तो ये घटेगा और मैग्नीशियम का फिर से क्या हो जाएगा, 5। तो इस तरीके से आवर्ती गुण जो है, बाएं से दाएं जाने पर जो परिवर्तन होता है, ऊपर से नीचे आने पर ठीक उल्टा परिवर्तन होता है। इसलिए एक पद आगे जाकर एक पद नीचे आने में परिवर्तन शून्य हो जाता है। त्रिज्या घटी, नीचे आए थोड़ा बढ़ गई, वापस आ गए। 6 से त्रिज्या 5 हुई, 5 से नीचे आए बढ़ गई, 6 हो गया, फिर बराबर हो गए। विद्युत ऋणात्मकता आगे जाने पे बढ़ी, 5 से 6 हुई, ऊपर से नीचे आए फिर घट गई, 6 से वापस 5 हो गई। ठीक इस तरीके से हम देखते हैं कि ध्रुवण शक्ति और परमाणु त्रिज्या ये सब में हमने नोटिस किया कि बाएं से दाएं जाने पर जितना परिवर्तन होता है, ऊपर से नीचे आने पर वो परिवर्तन क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। और इसलिए किसी भी समूह का पहला तत्व अगले समूह के दूसरे तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी समानता दर्शाता है। आपको 5-7 याद रखना है, यहां ढेर सारा दिया हुआ है। पहला, लिथियम और मैग्नीशियम की परमाणु त्रिज्या लगभग एक बराबर है। मैंने पहले ही कहा था लिथियम और मैग्नीशियम में परमाणु त्रिज्या इसकी 1.34 है, इसका 1.36 है, लगभग बराबर है। ठीक है, लिथियम आयन और मैग्नीशियम आयन की त्रिज्या भी लगभग क्या है, बराबर है। इसका 60 है और इसका 0.64 है, 65 है। ठीक है, आयनिक त्रिज्या भी लगभग बराबर है। लिथियम तथा मैग्नीशियम की विद्युत ऋणात्मकता में भी कोई विशेष अंतर नहीं होता। विद्युत ऋणात्मकता इसकी 1 है, इसकी 1.2 है, तो ये एक जैसी हो गई। अगला, लिथियम और मैग्नीशियम आयन की ध्रुवण क्षमताएं लगभग समान है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान है तो ध्रुवण क्षमता भी क्या होगी, लगभग समान। मैग्नीशियम के समान ही लिथियम भी कठोर धातु है। ठीक है, जबकि समूह के बाकी तत्व क्या है, मुलायम है, ज्यादा कठोर नहीं है। ठीक है, इसके बाद लिथियम अकेला ऐसा धातु है क्षार धातुओं में जो नाइट्रोजन से क्रिया करता है। मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन से क्रिया करता है। मतलब क्षार धातु के पूरे समूह में सिर्फ लिथियम नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड बनाता है, जबकि क्षारी मृदा धातु में बेरिलियम भी बनाता है और मैग्नीशियम।
तो मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बना रहा है। फिर बारी आती है लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के हाइड्रोक्साइड, लिथियम का हाइड्रोक्साइड LiOH, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, ये दोनों दुर्बल क्षार है, ज्यादा प्रबल क्षार नहीं है। इसके बाद मैग्नीशियम की भांति लिथियम के क्लोराइड, कार्बोनेट और फॉस्फेट जल में अल्प विलेय होते हैं। मैग्नीशियम के भांति लिथियम के कार्बोनेट को अगर हम ज्यादा गर्म कर दें तो टूट के ये अपने ऑक्साइड में बदल जाता है। लिथियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड डेलिक्विसेंट पदार्थ हैं। मतलब क्या है, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रख दें खुले में तो ये नमी को सोख के क्या हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। ठीक, लिथियम क्लोराइड का मैग्नीशियम क्लोराइड की भांति जल अपघटन हो जाता है। तो ढेर सारी चीजें हैं, कोई भी 5 या 6 अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेंगे आप। ठीक है, कारण मैंने बता दिया। पहले आप बताएंगे विकर्णी संबंध क्या है, फिर विकर्णी संबंध का कारण क्या है, और 4-5 संबंध बता देंगे। अब ऐसे ही संबंध किस में मिलेंगे आपको, बेरिलियम और एल्यूमिनियम में। कारण वही रहेगा कि बेरिलियम की विद्युत ऋणात्मकता और एल्यूमिनियम की विद्युत ऋणात्मकता और ध्रुवण क्षमताएं क्या होती हैं, लगभग समान होती हैं। इससे बहुत सारे गुण समान होते हैं, जैसे बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही ज्यादातर सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं। दोनों की जो ऑक्सीकरण विभव है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो दोनों में लगभग क्या है, समान है। नाइट्रिक अम्ल के साथ न तो बेरिलियम आसानी से क्रिया करता है और न एल्यूमिनियम। संकुल का निर्माण बेरिलियम भी करता है, एल्यूमिनियम भी करता है, लेकिन लिमिटेड मात्रा में। बेरिलियम का ऑक्साइड भी न तो अम्लीय है न क्षारीय है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी न तो अम्लीय है न क्षारीय है, उभयधर्मी बोलते हैं इसको। बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों के हाइड्रोक्साइड क्रिया करके हाइड्रोजन देते हैं। कार्बाइड, बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों के कार्बाइड को अगर हम पानी से क्रिया कराएं तो मीथेन देता है। तो ये सब सरल चीजें हैं। अब इससे आता है क्वेश्चन, ये याद रखिएगा, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बेरिलियम और एल्यूमिनियम में विकर्ण संबंध दर्शाइए। तो पहले विकर्ण संबंध को परिभाषित कीजिए, फिर विकर्ण संबंध का कारण क्या है वो बताइए, और फाइनली आप 4 से 5 पॉइंट संबंध के लिख देंगे। आखिरी बात हम करेंगे इसमें इसके बाद, वो है असामान्य व्यवहार। प्रथम तत्व का असामान्य व्यवहार। किसी भी समूह का पहला तत्व, जैसे क्षार धातु में पहला है लिथियम, क्षारीय मृदा में पहला है बेरिलियम, किसी भी समूह का पहला तत्व अपने समूह के बाकी तत्वों से गुणों में कुछ असमानताएं दर्शाता है। कुछ असमानताएं, एकदम से नहीं, है ना। और इसका कारण क्या है, तो जैसे मान लो आपके परिवार में 3-4 भाई बहन आप हैं, तो आप नोटिस कीजिए कि आपके परिवार में जो सबसे छोटा सदस्य होगा भाई बहनों में, वो बाकियों की तुलना में थोड़ा अलग होगा। उसका कारण क्या है, सबसे पहली बात, जैसे तत्वों में अगर हम बात करें तो सबसे छोटा परमाणु आकार, है ना, तो वो सबसे छोटा है उम्र में। तो घर वाले जब भी कुछ काम होगा, अगर आप उसको बोलोगे जा तू कर, तो तुरंत घर वाले को, अरे छोटा है उसको रहने दो तुम जाओ, अरे वो छोटा है ये मत करने दो तुम करो, तो छोटा। दूसरा, विद्युत ऋणात्मकता समूह में सबसे ज्यादा होती है। जो छोटा बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा जिद्दी होता है ना। तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। तीसरा, इनका कोई भी अष्टक पूरा नहीं होता। जैसे आप लिथियम को देखो, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, 2 1, कोई भी 8 पूरा नहीं हुआ। बेरिलियम का अगर हम बात करें तो 2 2, बोरान की बात करें तो 2 3, एक भी अष्टक पूरा नहीं हुआ है। जबकि अगर हम सोडियम की बात करें तो 2 8 1, चलो एक अष्टक तो पूरा है, ठीक है। तीसरा कारण, इनका एक भी अष्टक पूरा नहीं होता, ठीक। चौथा, इनकी ध्रुवण क्षमता अपने समूह में सबसे ज्यादा होती है।
तो इसमें से कोई भी 3 कारण आप अपनी सुविधा के हिसाब से लिख सकते हैं। किसी भी समूह का पहला तत्व अपने समूह के अन्य तत्वों से गुणों में असमानताएं दिखाता है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला, सबसे छोटा परमाणु आकार। दूसरा, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता। तीसरा, सबसे अधिक ध्रुवण क्षमता। चौथा, एक भी अष्टक का पूर्ण न होना। अब इससे क्या क्या हमको देखने को मिलता है गुणों में असमानता। पहली बात, लिथियम के बहुत छोटे आकार के कारण इसके जालक में परमाणुओं के बीच धात्विक आबंधन बहुत प्रबल होता है, जो प्रबल ससंजक बलों को उत्पन्न करता है। इसलिए लिथियम धातु अन्य धातुओं से ज्यादा कठोर है। तो पहला अंतर तो यही है कि लिथियम अपने समूह के बाकी धातुओं की तुलना में ज्यादा कठोर है। दूसरा, लिथियम ठोस बाइकार्बोनेट या सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। मैंने लिथियम का जब आपको बताया था तो बताया था कि लिथियम का परऑक्साइड भी नहीं बनता और लिथियम अपना कुछ यौगिक और भी नहीं बनाता है। नेक्स्ट, लिथियम अकेला क्षार धातु है जो नाइट्रोजन से क्रिया कर सकता है। बाकी क्षार धातु नाइट्रोजन से क्रिया नहीं करते। लिथियम जल से बहुत धीरे क्रिया करता है। जैसे मैंने कहा था कि अगर आप पानी में सोडियम डाल दो तो तुरंत गरम, जैसे रॉड को अगर पानी में डाल दे तो सी सी करके आवाज आती है, बहुत तेजी से क्रिया होने लगती है। लिथियम को डालो तो धीमी क्रिया होती है, तेजी से क्रिया नहीं होगी। लिथियम आसानी से हवा से भी क्रिया नहीं करता। अगर आप सोडियम को खुले में रख दो तो थोड़ी देर बाद सोडियम आग पकड़ सकता है या उसके ऊपर एक बड़ी परत जल जाएगी, 5 मिनट के अंदर जम जाती है परत। लिथियम के साथ ऐसा नहीं होता। लिथियम हवा के साथ भी धीमी क्रिया करता है। लिथियम का हाइड्रोक्साइड ज्यादा प्रबल हाइड्रोक्साइड नहीं होता, जबकि बाकी के हाइड्रोक्साइड प्रबल हाइड्रोक्साइड है। लिथियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किए जाने पर सामान्य मोनोऑक्साइड देता है, जबकि समूह के अन्य तत्व क्या देते हैं? मोनोऑक्साइड भी देते हैं, परऑक्साइड भी देते हैं, सुपर ऑक्साइड भी देते हैं। लिथियम का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर अपने ऑक्साइड में टूट जाता है, जबकि अन्य क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर टूटते नहीं है। लिथियम क्लोराइड जल योजित होकर क्रिस्टल बनाता है। लिथियम क्लोराइड गर्म जल द्वारा अपघटित हो जाता है। लिथियम के कार्बोनेट को गर्म करो तो लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, बाकी के साथ ये नहीं होता। तो ढेर सारा है, कोई भी 10 याद कीजिए, 25 27 दिया हुआ है पॉइंट आपको। तो 27 पॉइंट में कोई भी 10 पॉइंट आपको तैयार करके एग्जाम में देना होता है। तो कैसे लिखेंगे? मान लीजिए प्रश्न आया लिथियम का असामान्य व्यवहार बताइए, तो आप लिखेंगे किसी भी समूह का पहला तत्व अपने समूह के अन्य तत्वों से गुणों में असमानता दर्शाता है। जैसे कि लिथियम समूह एक का प्रथम तत्व है, ये अपने समूह के अन्य तत्वों से गुणों में असमानताएं दर्शाता है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। 3 कारण बता दीजिए, 3-4 जो मैंने पहले बताए, और उसके बाद कोई भी 8-10 पॉइंट लिख दीजिए। ठीक है। सेम ऐसे ही आप बेरिलियम का असामान्य व्यवहार लिख सकते हैं। लिथियम का तैयार कर लेंगे तो बेरिलियम में भी बहुत हद तक वही चीज है। जैसे देखिए कठोरपन, बेरिलियम जो है अपने समूह के बाकी तत्वों की तुलना यानी मैग्नीशियम आदि से ज्यादा कठोर है। बेरिलियम का गलनांक ज्यादा होता है बाकी से। ठीक है। इसके बाद बेरिलियम की परमाणु त्रिज्या बाकी की तुलना में बहुत कम होती है। बेरिलियम सहसंयोजक यौगिक बनाता है, बाकी आयनिक यौगिक बनाते हैं। बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड दुर्बल या उदासीन प्रकृति का होता है, जबकि बाकी का क्षारीय प्रकृति का होता है। बेरिलियम का कार्बाइड जो है वो पानी से क्रिया करके मीथेन देता है, बाकी के कार्बाइड एथिलीन या एसिटिलीन गैस देते हैं। बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ सीधी क्रिया नहीं करता है। बेरिलियम संकुल का निर्माण करता है। तो ढेर सारा इसमें भी दिया हुआ है। अब आते हैं हम समूह 1 और 2 के गुण हमने अलग अलग पढ़े, अब हम इनकी तुलना करते हैं। तो तुलना में एक बात को ध्यान रखेंगे कि कुछ मान जो है उसमें जरा सा परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे अगर कठोरता की बात करें तो क्षार धातु कम कठोर है, क्षारीय मृदा धातु थोड़ा ज्यादा कठोर है। परमाणु त्रिज्या क्षार धातुओं की ज्यादा होती है, क्षारीय मृदा धातुओं की थोड़ी कम हो जाती है। विद्युत ऋणात्मकता क्षार धातुओं की कम होती है, क्षारीय मृदा धातुओं की थोड़ी ज्यादा
थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होगा। तो देखते हैं, पहले समानता देख लें। समानता है कि दोनों प्रकार की धातुएं बहुत क्रियाशील हैं, प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। दूसरा, दोनों प्रकार की धातुएं पिघले हुए क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त की जाती है। यानी अगर आपको सोडियम, पोटेशियम, कोई भी धातु प्राप्त करनी है तो इनके क्लोराइड लेके पिघला लो, 2 रॉड डालो, धारा प्रवाहित करो, आपको धातु अलग मिल जाएगी। नम हवा रखने पर इनकी सतह मलिन पड़ जाती है, यानी कि ये हवा से क्रिया कर लेते हैं। सभी मुलायम चांदी के समान श्वेत धातु हैं, मुलायम भी हैं और चांदी के समान चमकदार भी हैं। इसके बाद इनके अधिकांश यौगिक और लवण सफेद रंग के होते हैं, कल बताया था मैंने आपको इसका। इनके क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तथा नाइट्रेट जल में विलेय होते हैं। इनके बाइकार्बोनेट गर्म करने पर कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इस तरह से कुछ 8-10 समानताएं दी हुई हैं, आपको 7 कम से कम तैयार करना है। असमानता क्या है? अलग अलग पॉइंट में, जैसे कठोरता, क्षार धातु मुलायम होती है, क्षारीय मृदा धातु थोड़ा कठोर होती है। संयोजकता, क्षार धातु एक संयोजी होता है, एक बंध बना सकता है, क्षारीय मृदा धातु 2 होती है। घनत्व, क्षार धातु जल से हल्के होते हैं, ये खास बात है। पानी में जब आप सोडियम को डालोगे तो धातु है वो नीचे नहीं डूबता, वो पानी में ऊपर तैरता है। इसका मतलब है कि क्षार धातुओं का घनत्व पानी से कम होता है, क्षारीय मृदा धातु जल से भारी होते हैं। गलनांक, क्षार धातुओं का कम होगा, क्षारीय मृदा धातुओं का ज्यादा होगा। विद्युत धनात्मक गुण, क्षार धातु ज्यादा विद्युत धनात्मक होते हैं, यानी आसानी से धनायन बना लेते हैं। क्षारीय मृदा धातु 2 इलेक्ट्रॉन देना है, थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए ये आसानी से धनायन नहीं बनाते। किसकी तुलना में? क्षार धातु की तुलना में। नाइट्रोजन से क्रिया, क्षार धातु आसानी से नाइट्रोजन से क्रिया नहीं करते हैं, केवल लिथियम करता है। क्षारीय मृदा धातु नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड बना लेते हैं। हाइड्रोक्साइड पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील है और प्रबल क्षार है, जबकि क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड पानी में या तो अल्प विलेय हैं या अविलेय हैं और दुर्बल क्षार होते हैं। कार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट क्षार धातुओं के जल में विलेय हैं, क्षारीय मृदा धातुओं के अविलेय हैं। बाइकार्बोनेट पानी में कम विलेय है, इसका बाइकार्बोनेट अधिक विलेय है। खूब सारे पॉइंट्स हैं, 7-8-10 पॉइंट तैयार कीजिए अच्छी तरह और लिख के देखिए हमेशा, ठीक है। इसके बाद बारी आती है हाइड्राइड्स की। बोरॉन के हाइड्राइड, हमको एक्चुअल में जो पढ़ना है वो बोरॉन के हाइड्राइड है। डाई बोरेन की संरचना अलग से पूछी जाती है, 11वीं में भी आपने पढ़ा होगा अगर याद हो तो। सबसे पहली बात, थोड़ा सा जनरल नॉलेज ले लेते हैं हाइड्राइड्स के बारे में। हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाएंगे? हाइड्राइड कहलाएंगे। तो अगर समूह 1 की बात करें तो ये MH प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे लिथियम का हाइड्राइड, सोडियम का हाइड्राइड। समूह 2 के MH2 प्रकार का हाइड्राइड बनाएंगे, जैसे मैग्नीशियम का हाइड्राइड। बोरॉन का हाइड्राइड अलग देखेंगे, कैल्शियम का हाइड्राइड, ठीक है। अब ये सभी हाइड्राइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्यों होते हैं? अगर आप सोडियम हाइड्राइड को पानी में घोल दें तो ये बना लेता है NaOH और H2 गैस बाहर निकल जाती है। ऐसे ही अगर आप कैल्शियम हाइड्राइड, जिसको हाइड्रोलिथ नाम दिया जाता है, हाइड्रोलिथ क्योंकि ये ढेर सारा हाइड्रोजन मुक्त करता है, पानी में अगर घोलें तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 2H2 ये गैस बाहर मुक्त कर देता है। तो ये सब क्षारीय प्रकृति है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बोरॉन के हाइड्राइड। बोरॉन कई हाइड्राइड बनाता है। बोरॉन के हाइड्राइडों को हम, अच्छा बेरिलियम का है ना, बोरॉन का तो अगले चैप्टर में आएगा, यहां क्यों देख रहे हैं हम। तो बेरिलियम का हाइड्राइड देख लेते हैं। बेरिलियम का हाइड्राइड BeH2 होना चाहिए,
लेकिन ये भी बहुलक के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और इसका बहुलक कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। बिल्कुल क्लोराइड जैसा होता है, लेकिन यहां कारण अलग हो जाएगा ना, ध्यान रखेंगे। अब ये कैसे बंध बने, है ना, ये दिक्कत वाली बात है। ध्यान से देखेंगे, बोरॉन बेरिलियम के पास 4 कक्षक होते हैं, एक एस का और 2 पी के, जिनमें 2 के पास इलेक्ट्रॉन होता है, 2 के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इधर ऐसे जोड़ते चले जाना है। तो जो हाइड्रोजन इनको जोड़ने का काम करता है वो इस तरीके से अतिव्यापन करता है। एक बेरिलियम का खाली कक्षक, दूसरे बेरिलियम का आधा भरा कक्षक। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो बेरिलियम के बाह्यतम कोष में केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 2 उसके हैं, 2 हाइड्रोजन के मिल गए। ये एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला यौगिक है, और इस तरीके से इसके बहुलक चैन बनाते हैं। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, विलायकन की प्रकृति। ठीक है, अगली चीज हमको जाननी है विलायकन। पिछले चैप्टर में हमने विलायकन ऊर्जा पढ़ा था, है ना। जब भी हम किसी आयनिक यौगिक को घोलते हैं, उसका आयन जो है वो जल के अणुओं के साथ या विलायक के अणुओं के साथ कुछ आकर्षण बल का क्रिया करते हैं, और इससे कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। तो अब ये देखना है कि कौन सा आयन ज्यादा अणुओं से जुड़ेगा। ध्यान से देखिए, विलायकन व्युत्क्रमानुपाती होता है आयन की त्रिज्या के। यानी कि लिथियम प्लस, जिसका आयनिक आकार छोटा है, पोटेशियम प्लस, जिसका आयनिक आकार काफी बड़ा है, तो लिथियम प्लस ज्यादा जल के अणुओं से घिरेगा, जबकि पोटेशियम प्लस कम जल के अणुओं से घिरेगा। ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो आयन अगर समान आवेश वाला है, दोनों के ऊपर एक एक धन आवेश है, देख लीजिए। वास्तव में लिथियम का परमाणु आकार छोटा और पोटेशियम का आयनिक आकार बड़ा है, लेकिन ये कब है, जब ये जल में नहीं मिलेंगे। जैसे ही ये जल में जाएंगे, अब लिथियम ढेर सारे जल के अणुओं से घिर जाएगा, जबकि पोटेशियम उसकी तुलना में कम जल के अणुओं से घिरता है। क्यों? क्योंकि छोटा आकार और समान आवेश होने के कारण यहां आवेश घनत्व अधिक है। आवेश का घनापन क्या है, अधिक है, जबकि यहां आवेश का घनत्व क्या है, कम है। तो ये जल के अणुओं को ज्यादा आकर्षित करेगा, तो ज्यादा जल के अणुओं से जुड़ेगा, तो इसका जल वाला अणु के साथ आकार बड़ा हो जाता है, जबकि पोटेशियम का जल योजित आकार जो है वो छोटा हो जाता है। यही खास बात है। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जलीय विलयन में किस आयन की गतिशीलता अधिक होगी। तो सीधी बात है, जो आयन छोटा होगा वो तेजी से गति करेगा, और जो बड़ा होगा वो क्या होगा, धीमी गति करेगा। सिंपल है। तो अगर आयनों का आकार देखा जाए शुद्ध रूप में, तो लिथियम सबसे छोटा है, सोडियम उससे बड़ा है, पोटेशियम उससे भी बड़ा है।
ये शुद्ध रूप में है। लेकिन जब जल में बात किया जाए, जल में, तो जल में सबके पास एक एक धन है। तो लिथियम जल के ज्यादा अणुओं से घिर के बड़ा आकार बना लेता है। सोडियम जल के कम अणुओं से घिरता है, इसलिए इसका आकार थोड़ा छोटा रहेगा। पोटेशियम जल के बहुत कम अणुओं से घिरता है, इसलिए इसका आकार सबसे छोटा रहेगा। तो अब आकार किसका ज्यादा है? लिथियम का, फिर पोटेशियम, सोडियम का, और फिर पोटेशियम का। इसलिए जल के अंदर पोटेशियम ज्यादा तेजी से गति करेगा, लिथियम धीमी गति से करेगा। इसी को कहते हैं विलायकन। कौन कितने अणुओं से जुड़ रहा है, ठीक है, विलयन के अंदर कौन सा आयन कितने अणुओं से जुड़ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अमोनिया में धातु विलयन। ये तो मैंने बता दिया था आपको। अब हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है जो मैं आज नहीं आपको बताऊंगा। संकुलन प्रवृत्ति और कुछ छोटी चीजें क्राउन ईथर और क्रिप्टैंड्स के बारे में है, वो आगे भी आप अलग से पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। और एस खंड के जैविक तंत्र में कार्य, तो 2-3 टॉपिक छोटे छोटे बचे हुए हैं जो हम नेक्स्ट डे कल करेंगे। ठीक है, इसको पढ़िए और रीडिंग लेते रहिए। ठीक है, चलिए।